हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत आज की इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, जीडीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, केबीएस, एनबीएस और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत भारत पर मुस्लिम आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश तथा सैयद एवं लोदी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स का पहला प्रश्न। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है जो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित। गजनी के महमूद के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? तो गजनी के महमूद के साथ जब संघर्ष हुआ था तो उस समय कश्मीर का शासक वो थी दिद्यार रानी। अगला प्रश्न है, भारत अपने छापे के दौरान महमूद ने प्रदर्शन नहीं किया था। किसका प्रदर्शन नहीं किया था? तो महमूद ने स्थायी संस्थानों के निर्माण की क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया था। अगला प्रश्न है, सेल्जुक, गुज, करलुक तथा संसावनी में से वह जो तुर्की जनजातियों में शामिल नहीं है, तो तुर्की जनजातियों में संसावनी शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मुरुज लाजहाब का लेखक कौन था? तो मुरुल लाजहाब का लेखक अल मसूदी है। अगला प्रश्न है, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमिकर क्या कहलाता था? तो सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जो भूमि कर लगाया था उसे खराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे खराज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो भारत में मुस्लिम शासकों के प्रारंभ को रेखांकित करने वाला चचनामा है। अर्थात भारत में मुस्लिम आक्रमणों और शासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी चचनामा से मिलती है। अगला प्रश्न है, ताज उल मासिर किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो ताज उल मासिर के रचनाकार हसन निजामी हैं। अगला प्रश्न है, फतेहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है? तो फतेहनामा ग्रंथ का संबंध अरबों की सिंध विजय से है। अगला प्रश्न है, अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम दिया था। तो अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम मुल्तान को दिया था। किसे दिया था? मुल्तान को दिया था। अगला प्रश्न है, चचनामा किसकी जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है? तो चचनामा जो है सिंध के इतिहास की जानकारी का एक प्रसिद्ध स्रोत है। अगला प्रश्न है, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। आप सभी लोग बताएं, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में कब लड़ा गया था? इसका आप सभी लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, शुबुक्तगीन, अलप्तगीन, मोहम्मद बिन कासिम तथा महमूद गजनबी में से भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो वो था शुबुक्तगीन। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी अगर पूछा जाए तो शुबुक्तगीन होगा, और अरब आक्रमणकारी पूछा जाए तो क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, झेलम नदी के तट पर महमूद गजनबी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? तो झेलम नदी के तट पर महमूद गजनबी ने जिस भारतीय राजा को पराजित किया था उसका नाम था आनंद पाल। अगला प्रश्न है, यामनी वंश का संस्थापक कौन था? तो यामनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था, और अलप्तगीन एक तुर्क आक्रमणकारी था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के काल में शाही राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो महमूद गजनबी के काल में शाही राज्य की राजधानी जो है वो उदय भांडपुर स्थित थी। कहाँ स्थित थी? उदय भांडपुर। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के बाद आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? तो वो था जयपाल। अगला प्रश्न है, जयपाल किससे संबंधित थे? तो जयपाल शाही वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं ना कहीं सभी परीक्षाओं के लिए कॉमन प्रश्न माना गया है। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनबी ने कुल मिलाकर के भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन जुनैद किसका वजीर था? तो निजामुद्दीन जुनैदी जो है वो इल्तुतमिश का
वजीर था और इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित एक शासक है जो दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, वजीर जुनैदी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वजीर जुनैदी की मृत्यु जो है सिरमौर की पहाड़ियों में हुई थी। अगला प्रश्न है, फारसी का होमर किसे कहा गया है? तो फारसी का होमर जो है वो फिरदौसी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, किताबुल यामनी की रचना किसने की है? तो किताबुल यामनी की रचना उतबी ने की है। किताबुल यामनी से किस बारे में हमें जानकारी मिलती है? आप सभी लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, तारीख सुबुक्तगीन का लेखक कौन था? तो तारीख सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी था। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में भी हुआ था, जिसमें जयचंद पराजित हुआ था और मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तारीख हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो तारीख हिंद पुस्तक के लेखक अलबरूनी हैं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो वो था अलबरूनी। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद का लेखक कौन था? तो किताबुल हिंद हो या तारीख हिंद हो, सभी एक ही पुस्तक के नाम है और इसका लेखक जो है वो अलबरूनी ही है। अगला प्रश्न है, मुल्तान सिंध पंजाब हिलवाड़ा में से मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ किया गया था? तो मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम आक्रमण जो है वो मुल्तान पर किया था। अगला प्रश्न है, राय पिथौरा के नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता था? तो राय पिथौरा के नाम से भारतीय राजा पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता था, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, लाल कोट का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो लाल कोट का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? तो मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए खोखरों के द्वारा मारा गया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद इब्न शाम, फिरोज तुगलक तथा इल्तुतमिश से वह कौन सा शासक है जिसने सोने के सिक्के के एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया था? तो वह है मोहम्मद इब्न शाम, जिसने अपने सोने के सिक्कों पर एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया था। अगला प्रश्न है, एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो वो मुस्लिम शासक महमूद गजनबी के द्वारा जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाटे मोहम्मदी को किसने संकलित किया है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाटे मोहम्मदी को जियाउद्दीन बरनी के द्वारा संकलित किया गया है। अगला प्रश्न है, तिलक एक हिंदू सेनापति जिसकी सैन्य सेवा में था। तो तिलक एक हिंदू सेनापति था जो महमूद गजनवी की सेवा में था, सैन्य सेवा में था। अगला प्रश्न है, 1712 में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वह अपने साथ खतरनाक हथियार लेकर के आए थे। तो कौन कौन से खतरनाक हथियार लेकर के आए थे? तो नाफ्ता, मंजनीक आदि खतरनाक हथियार लेकर के आए थे। तो ये थे भारत पर अरबों के आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली सल्तनत एक महत्वपूर्ण समय रहा है जिसमें कई राजवंशों ने शासन किया है। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश की। तो साथियों, गुलाम वंश को दास वंश, मामलूक वंश, अन्य नामों से जाना जाता है। अब देख लेते हैं, पहला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश व बलबन में से भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है लाहौर बनाई थी। अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। लाख बख्श के अलावा इन्हें पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण दिल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ कराया गया था और इसका पूर्ण जो कार्य है वो इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा निर्मित कराई गई थी? तो
कुव्वत व उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। मृत्यु उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। आप सभी लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। अगला प्रश्न है, हजार मरदहा कहलाता था, तो हजार मरदहा जो है कबीर खां कहलाता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो इल्तुतमिश को जाना जाता है और इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को कैसी पोशाक पहननी पड़ती थी? तो लाल पोशाक पहननी पड़ती थी। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्की अमीरों के समूह को क्या कहा जाता था? तो तुर्कान ए चहलगानी के नाम से उसे जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है और इसने ही लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क था और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इल्तुतमिश किस वंश से संस्थापक था, किस वंश का शासक था? तो इल्बरी वंश का शासक भी इसे माना जाता है। अगला प्रश्न है, वह वर्ष जब बगदाद के खलीफा का दूत इल्तुतमिश के पदाभिषेक वाले एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था, तो वो आया था 1229 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो वो थे इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, जीतल नामक सिक्का बनता था, तो जीतल नामक सिक्का जो है वो तांबे से बनता था। आपको बता दें इल्तुतमिश ने जीतल और टंका नाम के दो सिक्कों का प्रचलन किया था, तो जीतल तांबे से और टंका जो है सोने के सिक्के को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है राम प्रसाद त्रिपाठी का। अगला प्रश्न है, रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसे समाप्त कर दिया था बलबन ने। इसे चालीसा नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने इल्तुतमिश को एक ऐसा संदेश भेजा था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग की थी, तो वो था जलालुद्दीन मंगबरनी। अगला प्रश्न है, अवध में पिर्थों का विद्रोह कब हुआ था? तो अवध में पिर्थों का विद्रोह जो है इल्तुतमिश के समय में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, मिनहाजुद्दीन सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण किस शासक ने प्रदान किया था? तो इल्तुतमिश ने ही प्रदान किया था। हसन निजामी तथा फकरे मुदब्बिर को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, मंगोल चंगेज खां का समकालीन दिल्ली सुल्तान कौन था? तो मंगोल चंगेज खां का समकालीन दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, और सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी, तो वो थी रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है, अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? तो अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने इख्तियारुद्दीन एतगीन को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, अमीर याकूत के पद पर रजिया द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन था? तो वो था जमालुद्दीन याकूत। अगला प्रश्न है, याकूत कहाँ का निवासी था? तो याकूत अबिसीनिया का निवासी था। अगला प्रश्न है, ऐबक बलबन अलाउद्दीन खिलजी व रजिया में से सुन्नी और शिया के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद कब हुआ? तो वो हुआ रजिया के काल में। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाले शाही विज्ञप्ति रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की थी? तो मिनहाज उस सिराज ने की थी। किसने की थी? मिनहाज उस सिराज ने की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, बलबन तथा मोहम्मद गोरी में से मामूलक वंश का कौन था? तो मामूलक वंश या गुलाम वंश का था बलबन। अगला प्रश्न है, शाही अंगरक्षकों का प्रधान क्या कहलाता था? तो शाही अंगरक्षकों के प्रधान को सर ए जानदार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चांदी का टका और तांबे का जीतल किस शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया था। गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन का ऐबक था
कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह जिसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर आ गया था तो वो था जलालुद्दीन मंगबरनी। अगला प्रश्न है, शाह तुर्कान कौन थी? तो शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। अगला प्रश्न है, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो कर रहे थे निजामुल मुल्क जुनैदी। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो वो बदायूं का सूबेदार था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ किसने करवाया था? तो वो बलबन ने करवाया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया था? तो वो था बलबन। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की? तो वो था बलबन। अगला प्रश्न है, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, यह कथन किस शासक का है? तो यह कथन था बलबन का। अगला प्रश्न है, बलबन, बहलोल्लोदी, फिरोज तुगलक तथा इल्तुतमिश जिल अल्लाह जो राजा अधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? तो वो बलबन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वह जो स्वयं को नायब खुदाई कहता था? तो बलबन अपने आप को नायब खुदाई कहता था। अगला प्रश्न है, एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी किसने त्याग दी थी? तो त्याग दी थी किसलू खां ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी गुलाम सुल्तानों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद शाह। अब देखते हैं गुलाम वंश के बाद देखते हैं खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलोखड़ी में राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1290 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है, किलोखड़ी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो किलोखड़ी को अपनी राजधानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बनाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा धारण की गई उपाधि क्या थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शाइस्ता खां की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जो राजत्व में विश्वास करता था ना कि प्रभुसत्ता पर था, वो शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, स्वयं को सिकंदर शानी किसने घोषित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर शानी घोषित किया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण कब हुआ था? तो अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत पर पहली बार 1296 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? तो वो था रामचंद्र देव। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि किसको प्रदान की थी? तो रामचंद्र देव को प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने नौसारी की जागीर किसे प्रदान की थी? तो देवगिरी के रामचंद्र देव को प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों को विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी वो था जफर खां। अगला प्रश्न है, खिजराबाद किस स्थान का परिवर्तित नाम है? तो चित्तौड़ का परिवर्तित नाम खिजराबाद है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसने रखा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। अगला प्रश्न है, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण करना। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर कहां से प्राप्त हुआ था? तो गुजरात से प्राप्त हुआ था। हजार दिनारी किसे कहा जाता था? तो हजार दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के दक्षिण विजय का श्रेय किसे प्राप्त है? तो मलिक काफूर को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने दिया था? तो मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं, यह कथन किसका है? तो यह कथन अलाउद्दीन खिलजी का है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशप था। अगला प्रश्न है, दीवाने आरिज क्या था? तो दीवाने आरिज एक सैन्य विभाग था। आप सभी लोग बताएं दीवाने आरिज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगला प्रश्न है, सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आरिज ए मुमालिक कहलाता था। सहना ए मंडी क्या था? तो सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक को कहा जाता था। बरीद क्या थे? तो गुप्तचर अधिकारियों के लिए बरीद शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन महमूद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से वह शासक कौन है जो नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन
बंद कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को बंद करते हुए जो है नगद वेतन दिया था। अगला प्रश्न है, मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर कौन सा था? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जकात था। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। अमीर खुसरो के अनुसार वह अरब ज्योतिषी जो 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया, तो वो थे अबू मासिर। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में खराज क्या था? तो सल्तनत काल में खराज हिंदू जमींदार से एकत्रित भूमि कर था। अगला प्रश्न है, परवाना नवीस किसे कहते थे? तो परवाना नवीस परमिट देने वाले अधिकारी को कहते थे। दीवाने रिसालत था, तो दीवाने रिसालत जो है विदेश विभाग से संबंधित था। अमीर खुसरो बरनी से कितना बड़े थे? तो 32 वर्ष बड़ी थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, औलिया ने तर्क उल्लाह की उपाधि किसे दी थी? तो औलिया ने तर्क उल्लाह की उपाधि अमीर खुसरो को दी थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण किसमें मिलता है? तो पद्मावत में मिलता है। पद्मावत की रचना किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। अगला प्रश्न है, अकत खां का विद्रोह कब हुआ था? तो अकत खां का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जिसने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफातुल्लाह शब्द अंकित करवाया, तो वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न है, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश तथा मुबारक शाह खिलजी में से स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया? तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला शासक था मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न है, दीवाने मुस्तक राज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, घराज, खरी, किस्मतें, खोती तथा चराई में से वह कर जो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खराज, घरी और चराई कर लगाया था, लेकिन किस्मत, खोती कर का नहीं लगाया था। अगला प्रश्न है, तूतीय हिंद किसे कहा गया है? तो तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा गया है। तुगलकनामा का रचयिता भी अमीर खुसरो है। वहीं खजाइन उल फुतूह की रचना भी अमीर खुसरो के द्वारा की गई है। वह सुल्तान जो पहले अली गुरसाब्स के नाम से जाना जाता था, वो है अलाउद्दीन खिलजी। आप देखते हैं तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले प्रश्न पर। अलाउद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक में से कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने से ऋण यानी सौंदर देने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। अगला प्रश्न है, फिरदौसिया सूफियों को उत्पीड़न व प्राणदंड कब झेलना पड़ा? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न, कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है पर वह इस्लाम कबूल नहीं करते, यह कथन किसका है? यह कथन निजामुद्दीन औलिया का है। सेना में विरासत का सिद्धांत किसने लागू किया? फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया। स्वर्गद्वारी नामक शिविर इसके संबंधित था? तो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली दूर है का नारा किससे संबंधित है? तो ये गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। अगला प्रश्न, हनुज दिल्ली दूरस्थ कथिन किसका है? तो निजामुद्दीन औलिया का है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा क्या संज्ञा प्रदान की गई है? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता ने दीनार कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग विफल सिद्ध हुआ? क्योंकि व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई के कारण ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग विफल सिद्ध हुआ। अमीरान ए शादाह का उत्पीड़न करने वाला सुल्तान था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दीवाने कोही की स्थापना किसके द्वारा की गई था? तो दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दीवाने कोही विभाग किससे संबंधित एक प्रमुख विभाग है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के शासकों में से दीवाने खैरात को किसने प्रारंभ किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, अली वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पृथक किया था। सल्तनत काल में दार उल सफा क्या होता था? तो एक चिकित्सालय होता था। रहला का लेखक कौन है? तो इब्न बतूता है। रहला ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अब इब्न बतूता भारत कब आया? तो इब्न बतूता भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। मोरक्कन यानी मोरक्को यात्री इब्न बतूता दिल्ली का प्रमुख काजी किसके शासनकाल में नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इब्न बतूता ने ही किया था। अगला प्रश्न है,
फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक शाह खिलजी तथा अलाउद्दीन खिलजी में से होली का त्योहार किसने मनाया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मनाया है। फुतुह उस सलातीन के लेखक कौन है? तो फुतुह उस सलातीन के लेखक हैं इसामी। अब देख लेते हैं कुछ सुमेली तथ्यों को, जहां पर आप सभी देख पाएंगे प्रमुख नगर और उनसे संबंधित व्यक्ति जिन्होंने उन नगरों को स्थापित किया है या बसाया है। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया, आदिलाबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक ने, खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा अभियान के समय हुई थी। अगला प्रश्न है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह कथन किसका है? तो यह बदायूनी का है। और यह किसके संबंध में कहा गया है, ये आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। जौनपुर शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो फिरोज शाह तुगलक ने रखी थी। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना कब की थी? तो 1359 ईस्वी में की थी। जौना खां नाम था? तो जौना खां नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। राजवाही व उलूक खानी थी? तो राजशाही या उलूक खानी फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों के नाम थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तथा गयासुद्दीन तुगलक में से हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें किसने की हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की है। फुतुहात फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? तो फुतुहात फिरोज शाही जो है वो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम है। बलबन अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर किसने वसूला था? तो ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। अशोक स्तंभ को दिल्ली किसके द्वारा लाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया। गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए किसे जाना जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह जो निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए एक सैनिक को सोने का सिक्का दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। दीवाने बंदखान का गठन कब किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था। हक्के ए सर्ब क्या कौन सा कर था? तो हक्के सर्ब जो है एक सिंचाई कर था। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है, वह सुल्तान कौन था? तो वो सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से जो दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे कितने थे? तो लगभग 12,000 थे। अब देख लेते हैं सैयद एवं लोदी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो वो था लोदी वंश। आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। गजे सिकंदरी का आरंभ हुआ था तो सिकंदर लोदी के समय में हुआ था। गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो सिकंदर लोदी ही लिखता था। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था निजाम खां। राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, यह कथन किसका है? तो यह कथन इब्राहिम लोदी का है। अगला प्रश्न है, बहलोल लोदी अमीरों को क्या पुकारता था? तो बहलोल लोदी अमीरों को मसनद ए अली के नाम से पुकारता था। बहलोली सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो बहलोल लोदी के द्वारा चलाए गए थे। सैयद सुल्तानों का ऐतिहासिक कालक्रम क्या है? तो सैयद सुल्तानों का ऐतिहासिक कालक्रम है खिज्र खां, मुइजुद्दीन मुबारक शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह चतुर्थ और अलाउद्दीन आलम शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने की थी। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? तो सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था बहलोल लोदी। मुगल राजनीति में सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है। तो मुगल राजनीति में सैयद बंधुओं का उल्लेख हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां के नाम से मिलता है। अगला प्रश्न है, वह लोदी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था? तो वो है बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, लोदी वंश के शासक संबंधित थे? तो लोदी वंश के शासक विशुद्ध अफगानी कुल से शासक थे, संबंधित थे और इन्हें प्रथम अफगान शासक भी माना जाता है। तो साथियों, ये था मध्यकालीन भारत के इतिहास में के अंतर्गत पहला वीडियो, जिसके अंतर्गत डिस्कस किए गए भारत पर मुस्लिम आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश तथा सैयद वंश और लोदी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, एल्टीग्रेड, जीआईसी, प्रोक्ता तथा अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर इतिहास विषय पूछी जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में लेकर के आएंगे सल्तनत कालीन प्रशासनिक, आर्थिक एवं कलात्मक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर रिवीजन नोट्स का वीडियो। मिलेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।